अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने थे, तो 4.1 से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से 1 से लेके 8 तक न्यूमेरिकल्स हैं बस आपके। तो अपनी बुक्स खोल लें और न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। नंबर 1। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं, अ मैन पुशेज अ लॉन मूवर with 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts strips of grass 20 meter long. अब हमारे पास फोर्स भी दे दी है, डिस्टेंस भी दे दिया है 20 मीटर, और एंगल भी दे दिया है। और हमें यही तीनों चीज़ें रिक्वायर होती है जब हमने वर्क निकालना होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है फोर्स, जो कि है 40 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास गिवन है एंगल, दैट इज 20 डिग्री। फिर हमारे पास गिवन है डिस्टेंस 20 मीटर, और हमने निकालना है वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए सिंपली हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी को जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ हमारे पास है 40 इंटू 20 कॉस 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.4 10/2 जाउल्स समथिंग कोई आंसर आएगा। तो वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हम कह रहे हैं द रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकल। रेन ड्रॉप का मास हमारे पास गिवन है 3.35 -5 kg। अच्छा, फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। अब कोई रेन ड्रॉप है, वो नीचे गिर रहा है, उसके बाद दो किस्म की फोर्सेस लग रही है, एक तो ग्रेविटी और दूसरी फ्रिक्शन। और अगली बात वो कह रहा है इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर। अब वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, हाइट कितनी कवर कर रही है, वो है 100 मीटर। मच वर्क इज डन बाय, हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। अब हमने ग्रेविटी से कितना वर्क डन हुआ और फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हुआ वो हमने निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो मास गिवन है वो है 3.35 इंटू 10⁻⁵ kg। ठीक हो गया। और जो हाइट है वो कितनी कवर कर रहा है, वो है 100 मीटर। हमने जो निकालना है वो है एक तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी और सेकेंडली वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको हम लिख लेते हैं WG से शो कर लेते हैं।
सेकेंडली जो हमने निकाला है दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसको हम WF से शो कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए देखें हमारे पास ग्रेविटी वाला फैक्टर होना ज़रूरी है, और जो हमारे पास पहला वाला फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो हमारे पास होता है F.D cos थीटा। उसके अंदर तो हमारे पास ग्रेविटी वाला फैक्टर नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है वर्क डन का जो हमने निकाला था वो था W = mgh cos थीटा। तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। वो हमने F की बजाय हम पुट कर देंगे mgh cos थीटा। इसमें अब हम सिंपली मास की, ग्रेविटी की और हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे। और कॉस थीटा हमारे पास जीरो होगा। कॉस थीटा हमारे पास जीरो इसलिए होगा क्योंकि वो टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, इसलिए उसका जो एंगल होगा वो जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, mgh में m हमारे पास है 3.35 इंटू 10⁻⁻5। ग्रेविटी हमारे पास होती है 9.8 और हाइट हमारे पास है 100 और कॉस थीटा हमारे पास है कॉस जीरो है। तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है, तो वो तो सिंपली वन हो गया। और बाकियों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नियरली 0.0328 जाउल। 0.0328 जाउल। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड हमने वर्क डन निकालना है वो हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। और फ्रिक्शन में आप एक बात देखें कि जो ग्रेविटी होगी हमारे पास, सॉरी, जो एंगल होगा उसका, हमारे पास फ्रिक्शन जब रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहा होता है तो फ्रिक्शन हमारे पास ऊपर की तरफ लग रही होती है ना। अब देखें जैसे हमारे पास कोई ड्रॉप है वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो आ तो नीचे की तरफ रहा है, लेकिन जो उसके बाद फ्रिक्शन है, अब ग्रेविटी तो हमारे पास नीचे की तरफ ही पुल कर रही होती है, ये वाली बात हमें पता है। लेकिन जो फ्रिक्शन होता है वो अगेंस्ट लग रही होती है उस ड्रॉप के ऊपर। और नीचे तक नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारे पास देखें ए फ्रिक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होती है। फ्रिक्शन हमारे पास यही होती है ना कि उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर एयर है वो उसका कोलाइड कर रही है, तो वो अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ही कोलाइड कर रही होती है। तो उसके उस वक्त हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा cos 180। ठीक है, क्योंकि वो अगेंस्ट लग रही है उसके। तो यहाँ पे सिंपली एंगल जो हो जाएगा वो 180 होगा। अच्छा, cos जो होगा वो होगा 180 और cos 180 हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ठीक है। अब हम ऊपर वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। W इज इक्वल टू mgh cos 180। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाला सेम आंसर आएगा, बस उसके साथ माइनस आ जाएगा। 0.0
3 2 3 2 8। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। आगे हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हम लोग कह रहे हैं 10 ब्रिक्स है हमारे पास। ईच की जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है और मास जो है वो 1.5 है। फ्लैट टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। और एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए हमारे पास कितना वर्क डन रिक्वायर होगा, ये हमने फाइंड करना है। ओके, अच्छा जो जो हमारे पास चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मास गिवन है। मास इज 1.5 kg। सेकेंडली हमारे पास थिकनेस गिवन है, दैट इज h 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। 6 मीटर। थर्डली नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, नंबर मतलब कितनी ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, वो है 10। अच्छा, हमने फाइंड निकालना क्या है, वर्क। सबसे पहले हमने एक बात देख लेनी है कि ब्रिक्स अगर पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रिक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, 4 एंड सो ऑन ऊपर तक, मतलब समझ 10 ब्रिक्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रिक होगी जो टेबल के ऊपर पड़ी होगी उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो कोई हाइट कवर नहीं कर रहा। ठीक है, अब सेकंड वाले पे तो कोई ना कोई हाइट कवर हो रही है, और थर्ड वाले पे उससे डबल कवर हो रही है, फोर्थ वाले पे उससे ज़्यादा कवर हो रही है, मतलब कोई ना कोई हाइट आ रही है, हाइट का फैक्टर आ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट ब्रिक है उसके अंदर कोई हाइट कवर नहीं हो रही है, इसलिए जो हाइट होगी वो 0 हो जाएगी। हाइट 0 हो जाएगी तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो W1 जो होगा वो 0 होगा। W2 कैसे निकालेंगे, MGH वाले फॉर्मूले से, MGH cos थीटा। और थीटा जो होगा वो 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि एंगल जो है वो 0 बन रहा है, इसलिए हमारे पास जो थीटा होगा वो 0 होगा। एम की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, एच की वैल्यू पुट की। एम हमारे पास क्या है, सॉरी वो हम बाद में पुट कर लेंगे सारे। एम जी एच आ गया W3 के लिए। W3 हमारे पास आएगा MG और 2H, क्योंकि हाइट जो है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो ज़्यादा होती जा रही है, तो MGH, H की बजाय हम पुट कर देंगे 2H, और कॉस वही हमारे पास वही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो M2MGH आ गया यहाँ पर। इसी तरह W4, W5, W6, 1 2 3 4 जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होती जाएगी, हमारे पास जो वर्क डन होगा उसके साथ जो फैक्टर होगा वो भी ज़्यादा होता जाएगा। W3 हमारे पास हो गया 3 MGH। W4 is 4 MGH। अब इसी तरह अगर हम करते जाएं तो W10 हमारे पास आ जाएगा 9 MGH। W10 तक पहुंच गए हैं हम। W10 इज
9 mgh। ठीक है। और हमने एक दफ़ा ये कहीं मैंने शायद पढ़ा भी था कि जब हम सारे वर्क डन्स को प्लस करें तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाता होता है, तो हम सारे वर्क डन्स को प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 5 6 7 8 9 एंड W10। ठीक हो गया। मैम ये ऐसे W1 W2 लिखा क्यों है, यहाँ से समझ नहीं आई। ये वर्क डन जो हमने निकाले हैं ये वो हैं, यहाँ पे जो हमने वर्क डन निकाले हैं ना, इनकी वैल्यूज हम आगे पुट कर देंगे। ठीक है। W1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास है 0। W2 हमारे पास है, हमने अभी निकाला mgh। W3 हमारे पास है 2 mgh। फिर W4 हमारे पास है 3 mgh। हाँ, अच्छा 3 mgh, 4 mgh, 5 mgh, 6 mgh, 7 mgh, 8 mgh एंड 9 mgh। 9 mgh हमारे पास 10 वाली की W10 की वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और इन सबका जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 mgh। 45 mgh या 45 mgh में हम सिंपली मास की वैल्यू पुट की इस वाले फॉर्मूले में 45 इंटू मास हमारे पास था 1.5। हाँ, मास हमारे पास है 1.5 और जी हमारे पास होता है 9.8 और हाइट हमारे पास थी 0.06। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 40 जॉल। यहाँ तक किसी को नहीं समझ आई है तो पूछ लें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है a car has mass 800 kg traveling at 54 kilometer per hour is brought to rest in 60 meters. Find the average retarding force on the car. What happened to the original kinetic energy? सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि कार जा रही है, उसका 800 kg मास है और 54 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और 60 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है रेस्ट पर आने से पहले। अच्छा, जो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स होगी वो कितनी होगी, और सेकेंडली जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। मास हमारे पास है 800 kg। सेकेंडली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर।
54 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है। एक तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सेकेंडली हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। और एक मीटर के अंदर 1000 किलोमीटर, सॉरी, एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो 54 को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ। 3600 मतलब एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 3600 होता है। 60 इंटू 60, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी कहा है कि जो पहले मूव कर रही थी बॉडी, फिर बाद में रेस्ट पर आ गई। जब रेस्ट पर आ गई तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। उसके बाद जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 60 मीटर। हमने निकालना क्या है? एक तो फोर्स निकालनी है, सेकेंडली हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास क्या था? फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको माइनस कर दिया जाए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, तो हमारे पास जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास फाइनल होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियल। तो हमने क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी का सॉरी वर्क डन का सबसे पहले फॉर्मूला लगा देना है दैट इज F डॉट डी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv²। तो फाइनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का होगा 1/2 mvf²। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास होगा 1/2 mvi²। तो इन दोनों में से 1/2 m तो हमारे पास कॉमन ही है। 1/2 m कॉमन है दोनों में। और वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर जो है वो ही उसका ही डिफरेंस है बस। वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें हम अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो नियरली आंसर आएगा वो आ जाएगा 1500 न्यूटन। फोर्स क्योंकि हमने निकालनी है, फोर्स को एक साइड पे रख लेंगे, बाकी सब कुछ एक साइड पे ले गए। और जो हमारे पास आंसर आएगा वो नियरली आएगा -1500 न्यूटन। अच्छा, दूसरी जो बात इन्होंने हमसे पूछी थी कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क होगा। अब जैसे माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन से हमें पता लग रहा है कि जो रिटार्डिंग फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर लग रही है। एक तो ये मतलब है। और सेकेंडली जो दूसरा मतलब है कि जो बॉडी जो है वो ऐसा ऐसा रेस्ट के ऊपर आ रही है और काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कम हो रही है। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डिक्रीजिंग because of the velocity is also because of the velocity is also decreasing, that is because the car is coming to rest। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन is its retarding force। फोर्स। और दूसरी बात as the velocity is decreasing, velocity is decreasing
the kinetic energy is also decreasing. ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं 1000 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन 10 meter high and 10 meter long is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 Newton? सबसे पहले ने हमें मास बताया है 1000 kg है। सेकेंड है हमारे पास हाइट जो है वो 10 मीटर है और लेंथ है वो 100 मीटर है और जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो 480 न्यूटन है। हमने निकालना क्या है, इसकी स्पीड निकालनी है, दैट इज वेलोसिटी हमने निकालनी है। Number 5, mass is 1000 kg. अच्छा, टाइम हमारे पास कम रह गया है तो आज बस ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल 3 ही और है मेरे ख्याल से, हाँ 3 ही और है। बाकी आप लोगों को करने की कोशिश करना, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, वरना मैं कल नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, अच्छा हाइट जो है हमारे पास है 10 मीटर, लेंथ इज, लेंथ को हम एल भी लिख सकते हैं, एस भी लिख लें, कोई मसला वाली बात नहीं है, एल लिख लेते हैं। लेंथ जो है वो है 100 मीटर, फोर्स जो उसके पास लग रही है वो है 480 न्यूटन और हमने निकालनी है उसकी स्पीड। ठीक है, अब इसके ऊपर फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv², 1/2 mv² और प्लस हमने कर देना है इसमें F इंटू जो भी उसने लेंथ कवर की है, इसमें हमने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हाइट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 न्यूटन और यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास एफ एल आएगा। एफ एल हमारे पास क्या है, जो लेंथ उसने कवर की है। ठीक है, अब हमने v² क्योंकि निकालना है तो हम एफ एल को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, mgh माइनस एफ एल इज इक्वल टू, सेम ऊपर वाला आ जाएगा नीचे 1/2 mv²। ठीक है, और mgh की वैल्यू हमारे पास, m हमारे पास है 1000 इंटू 9.8 इंटू 10 माइनस f हमारे पास है 480 न्यूटन, 80 न्यूटन और 1/2 m हमारे पास है 1000 और v²। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,000। 1 2 3 और इस तरह 500 रह जाएगा v²। तो v² हम इस साइड पे रख लेंगे और दूसरी साइड पे जाकर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। बाकी आपने मैंने करने की कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और आज की क्लास में अगर कोई बात नहीं समझ आई तो बेशक कभी पूछ लें, बेशक ग्रुप के अंदर पूछ लें। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, नहीं पूछनी तो भी ठीक है। अल्लाह हाफिज़।